से आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऐसा मोशन जिसमें दो पैरामीटर चेंज हो, मतलब एक्स और वाई दोनों एक साथ चेंज हो। तो ध्यान रखना, जब एक्स और वाई दोनों एक साथ चेंज होते हैं तभी ऐसे मोशन को टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। या फिर हो सकता है कि एक्स वाई ना चेंज होते, एक्स और जेड एक साथ चेंज हो। अगर एक्स और जेड भी एक साथ चेंज होते हैं तो भाई साहब ये भी मेरा टू डायमेंशनल मोशन होता है। या फिर वाई और जेड एक साथ चेंज हो, वाई और जेड एक साथ चेंज हो तो भी ये मेरा टू डायमेंशनल मोशन होता है। लेकिन अगर एक्स वाई चेंज होते हैं तो ध्यान रखना जो जेड पैरामीटर होगा वो कांस्टेंट होगा। एक्स और जेड चेंज होते हैं तो ध्यान रखना वाई पैरामीटर तुम्हारा कांस्टेंट होगा। और वाई और जेड यदि बदलते हैं तो यहां पर ध्यान रखना एक्स पैरामीटर तुम्हारा कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे मोशन हमारे टू डायमेंशनल मोशन कहलाते हैं। आपको जो टू डायमेंशनल मोशन में पढ़ना है, जो आपके वाले चैप्टर पढ़ाया जाएगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ साथ सर्कुलर मोशन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज से आपका प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट होगा। तो देखिए हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहली जो हेडिंग है वो मेरी प्रोजेक्टाइल मोशन है। क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन? इसको हिंदी बोलते हैं प्रक्षेप गति। तो प्रक्षेप गति को समझने के लिए देखिए यहां पर मैंने अपनी तरफ से एक्सेस मान के चल रहा हूं, मतलब ये मैं चल रहा हूं, ये मेरी वाई एक्सेस हो रही और ये मेरी एक्स एक्सेस हो रही। वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस मैंने बना दी प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए। अब वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस के बाद मैंने क्या किया, मैंने ऐसा कहा कि सर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये जो पॉइंट है ये मेरा ऑरिजिन है और इसी पॉइंट पर एक आदमी खड़ा होकर किसी पिंड को ऐसे तिरछा फेंकता है। तिरछा मतलब एक एंगल पे फेंकता है, वो एंगल मान लीजिए हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है और उसकी वेलोसिटी को मैंने यू मानूंगा। तो शुरुआत वाली जो प्रारंभिक वेलोसिटी है उस प्रारंभिक वेलोसिटी को मैंने शुरुआत में कह दिया कि प्रारंभिक वेलोसिटी सर यू है और हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे फेंका जाता है, सर ये एंगल मेरा थीटा है। तो एक बात बताओ, अगर किसी पार्टिकल को इस पॉइंट ओ से तिरछे फेंका जाए यानी यू वेलोसिटी से फेंका जाए, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे फेंका जाए तो इसका पता ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ कैसा होगा। तो इसका जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो सर कुछ ऐसे जाते हुए ऐसे जाते हुए ऐसे जाते हुए कुछ ये जाएगी इसकी ट्रेजेक्ट्री। तो ये जो मैंने आपका खींचा है ये इस प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्ट्री है, मतलब पाथ है। थोड़ा गौर से देखिए भाई, सारी बातें एक साथ नहीं बताई जा सकती आपको, सारी बातें एक साथ नहीं बताई जा सकती आपको चीजें जो है टुकड़ों में समझना पड़ेगा। है जैसे कि मैं आपको बता दूं, पहले कुछ बेसिक बातें जानिए, कुछ ऑब्जर्वेशन सुनिए। क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, इसको मैंने पॉइंट ओ कह दिया। अब बहुत ध्यान से देखना, सर आपने इसको प्रारंभिक वेलोसिटी यू के साथ प्रोजेक्टाइल किया था, वेरी गुड, और एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना था, थीटा। तो अगर मैं इस वेलोसिटी यू के दो कंपोनेंट कर लूं, वेलोसिटी यू के दो कंपोनेंट कर लूं, मतलब एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कर लूं, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट कर लूं, तो आपको मैंने हमेशा एक बात बताई है कि जहां पर एंगल होता है वहां पर कॉस लगाया जाता है और जहां एंगल नहीं होता वहां साइन। जैसे कि एंगल है थीटा तो कंफर्म इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा यू कॉस थीटा और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा यू साइन थीटा। जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा तुम्हारा यू साइन थीटा। सवाल ये है कि आप इस बात को भूल जाइए कि ये मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन है, भूल जाइए ये 2D मोशन है। आप इसको 1D मोशन की तरह ट्रीट कीजिए, बस 1D मोशन की तरह ऐसे ट्रीट कीजिए। देखिए कि हॉरिजॉन्टल में एक मोशन है यू वेलोसिटी से, यू कॉस थीटा वेलोसिटी से, और वर्टिकल में एक मोशन है यू साइन थीटा वेलोसिटी से। आप इस बात को ऐसे ट्रीट कीजिए, सारे के सारे रिजल्ट याद हो जाएंगे, आपको प्रूफ भी हो जाएंगे कि आप इसको भूल जाइए 2D मोशन है। आप इसको ऐसा सोचिए कि एक हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है यू कॉस थीटा वेलोसिटी से, एक वर्टिकल मोशन हो रहा है यू साइन थीटा वेलोसिटी से। अब सवाल ये उठता है कि वेलोसिटी इनकी बदलेगी कि कांस्टेंट रहेगी, उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा इसका एक्सेलरेशन जी। तो पहले बताओ किसी भी बॉडी पर जो एक्सेलरेशन जी काम करता है वो कहां की ओर काम करता है, नीचे की ओर। तो मैं कह सकता हूं कि जी हमेशा नीचे की ओर काम करता है। तो एक बात बताओ, इस जी का प्रभाव किस पर पड़ेगा? तो जी का प्रभाव यू साइन थीटा पर पड़ेगा ना, क्योंकि यू साइन थीटा ही तो जी के पैरेलल या एंटी पैरेलल है। हमेशा एक बात रखना, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उस पर किसी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो मैं आपको बता दूं, इस जी का प्रभाव यू कॉस थीटा पे बिल्कुल नहीं पड़ेगा, यू कॉस थीटा पे कतई नहीं पड़ेगा। इसी वजह से पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना वो हमेशा सेम रहता है। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट मींस यू कॉस थीटा, वो चाहे कोई वाला बिंदु हो, चाहे वो टॉप का बिंदु हो, चाहे बॉटम का बिंदु हो, या कहीं का भी पॉइंट हो, यू कॉस थीटा हमेशा सेम रहेगा, उसमें किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा।
क्योंकि जी यू cos थीटा के परपेंडिकुलर है और जी का प्रभाव यू cos थीटा पे पड़ेगा, लेकिन यू sin थीटा पे जरूर पड़ेगा। थोड़ा आप गौर से देखिए, यू sin थीटा की डायरेक्शन पहले ऊपर डायरेक्शन में थी, लेकिन जी नीचे था, तो दोनों की डायरेक्शन पहले अपोजिट थी ना। अगर दोनों डायरेक्शन पहले अपोजिट थी तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जी का प्रभाव यू sin थीटा को पहले घटाएगा, जी का प्रभाव यू sin थीटा को पहले घटाएगा, और घटाने के बाद ये जो टॉप का पॉइंट है ना, टॉप वाले पॉइंट को मान लीजिए मैंने पॉइंट नंबर ए कह दिया, इसको मैंने ओ कहा है, पॉइंट नंबर इसको ए कहा है, और ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने अपनी तरफ से बी कह दिया, है ना। तो जो टॉप का पॉइंट है उसको मैंने अपनी तरफ से ए कह दिया। अब बहुत ध्यान से देखना कायदे के साथ, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर ये टॉप वाला पॉइंट मेरा ए है तो ये यू sin थीटा जी के प्रभाव में पहले घटेगा, और घटेगा जब ये टॉप वाले पॉइंट पर पहुंचेगा तो टॉप वाले पॉइंट पर वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ना वो घटके हो जाएगा जीरो। ऐसा सर आप क्यों कह रहे हैं घटकर जीरो हो रहा है? इसके दो रीजन है। पहला, आप सीधे सीधे ये समझिए, पॉइंट ए पर टेंजेंशियल हॉरिजॉन्टल आएगी, पॉइंट ए पर खींची गई टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आएगी, इसका मतलब पॉइंट ए पर पार्टिकल एकदम हॉरिजॉन्टल तय कर रहा होगा या हॉरिजॉन्टल चल रहा होगा, वर्टिकल नहीं चल रहा होगा। अब आप ऐसे सोचो, अगर ये वाले पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो ना होती, मान लीजिए कुछ वैल्यू होती वर्टिकल वेलोसिटी, तो इसके बाद भी तो पार्टिकल ऊपर जाता, लेकिन इसके बाद पार्टिकल ने नीचे आना शुरू किया। इसका मतलब यही है कि इस पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूछी जाए कितनी होगी सर, अभी भी यू cos थीटा होगी। उसके बाद की कहानी सुनिए, ए से बी तक आते समय वर्टिकल वेलोसिटी फिर से बढ़ेगी, और जैसे ही आप फिर से पॉइंट बी पर पहुंचोगे तो पॉइंट बी पर अगर किसी भी तरह का कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी घर्षण नहीं है, तो पॉइंट बी पर जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो फिर से यू sin थीटा ही होगी। मतलब ये जो इनिशियल वाला पॉइंट था और ये जो फाइनल वाला पॉइंट था, ये हमारा एक जैसा पॉइंट होता है, एकदम एक जैसा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उतनी होती है यू cos थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी उतनी होती है, और जो नेट वेलोसिटी आएगी ना वो नेट वेलोसिटी भी उतनी ही होगी। मतलब नेट वेलोसिटी ये जो दिखाई है मैंने सर, ये भी यू होगी। तो ये मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन की थोड़ी सी आपको कहानी बताई। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन कौन से पैरामीटर हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, तो ध्यान रखना, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपका ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू cos थीटा है और उसके साथ साथ एक्सेलरेशन जी है, ये दोनों की दोनों वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। ये दोनों की दोनों वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वेलोसिटी जो एफ का जी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। लेकिन बदलता क्या क्या है, क्या क्या बदलता है, तो बहुत ध्यान से सुनना क्या क्या बदलता है। तो बदलने वाली चीजों में हमारा सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी आएगा। काइनेटिक एनर्जी बदलेगा क्योंकि ऊपर से नीचे जाते समय वर्टिकल वेलोसिटी तो बदल रही ना, तो वर्टिकल वेलोसिटी बदल रही है, तो वर्टिकल वेलोसिटी के कारण कुछ ना कुछ वेग जरूर आएगा, उसी वेग के कारण काइनेटिक एनर्जी बदलेगी। साथ साथ मोमेंटम बदलेगा, संवेग p बदलेगा। अब आप बताओ संवेग, हाँ मोमेंटम इन x डायरेक्शन पूछा जाता तो वो भले ही कांस्टेंट है, लेकिन जो मोमेंटम इन y डायरेक्शन होगा ना सर वो जरूर बदलेगा, श्योर एकदम। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे तो मोमेंटम से मतलब है, मतलब नेट मोमेंटम से मतलब है, तो नेट मोमेंटम भाई अगर y वाला मोमेंटम बदल रहा है तो नेट मोमेंटम भी बदलेगा, संवेग भी बदलेगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी बदलेगा, नेट मोमेंटम भी बदलेगा और वर्टिकल वेलोसिटी भी बदलेगी, तो ये तीन हमारे ऐसे पैरामीटर होते हैं जो बदलते हैं, ये तीन हमारे ऐसे पैरामीटर होते हैं जो बदलते हैं। तो पहले आपसे यही क्वेश्चन आता है कि बताइए प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन कौन से पैरामीटर तुम्हारे कांस्टेंट होते हैं और कौन कौन से पैरामीटर बदलते हैं। तो कांस्टेंट वाले पैरामीटर दो हैं, यू cos थीटा जी, ठीक है, और वेरिएबल वाले पैरामीटर काइनेटिक एनर्जी p और u sin थीटा। जनरली पूछा जाता है, अंदर डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम समझेंगे क्या क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब आगे की कहानी सुनिए, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत कायदे के साथ सुनना। ये जो तीन पैरामीटर है ना, ये तीन पैरामीटर काइनेटिक एनर्जी और p और u sin थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी, ये कैसे बदलते हैं। तो इनके बदलने का जो रेट है मैं आपको बता दूं, ये लोग पहले ऊपर जाते समय घटते हैं और नीचे आते समय बढ़ते हैं। मैं आपको इसको और अच्छे ढंग से यहां लिख दे रहा हूं, बदलने वाला रेट, आप थोड़ा इसको यहां लिख लीजिएगा कि जब भी कभी चलिए यहीं देख लेते हैं, जब भी कभी ओ से ए तक गए थे तो ओ से ए तक ये सारे के सारे जो तीनों पैरामीटर है ना, ये तीनों पैरामीटर घटे हैं। ये तीनों पैरामीटर कैसे हुए, घटे हैं।
और जैसे ए से बी आएंगे तो ये तीनों पैरामीटर फिर से क्या है, बढ़े, फिर से बढ़े। ठीक है, तो आपको ये बदलने वाले पैरामीटर बताए कि ओ से ए तक घटे हैं और ए से बी तक फिर से बढ़े। बोलो भाई, बात सबको क्लियर है ना? ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक, चलिए अब आगे कहानी सुनिए। मुझे इसमें निकालना क्या होता है? मुझे एक्चुअली में यहाँ 3 चीजें निकालनी होती है। एक तो निकालना होता है पूरा ओ से लेकर बी तक का समय, जिसको आप टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब जितनी देर पिंड हवा में रहा वो समय बताओ, यानी पूरा ओ से लेकर बी तक का समय। दूसरा बताना होता है रेंज। रेंज मतलब ओ से बी तक की क्षैतिज दूरी। और तीसरा आपको बताना पड़ता है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर ये जो हाइट कहलाएगी सर, यही तुम्हारी मैक्सिमम हाइट कहलाएगी एच। तो ये आपको 3 चीजें बतानी रहती है, रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट। ये तीनों चीजें बताना मेरे लिए बड़ा आसान है, आप लोग भी आसान से समझोगे। सबसे पहले मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करता हूं। एक बात पहले फिर से देख लीजिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में हम डायरेक्ट चाल बराबर दूरी बटे समय लगा सकते हैं। वर्टिकल वेलोसिटी बदल रही है, इसलिए वर्टिकल वेलोसिटी को गति के समीकरण से सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आप समझिए, मुझे अगर टाइम ऑफ फ्लाइट मान लीजिए निकालना है, तो या तो मैं ओ से लेकर ए तक का मोशन ले लूं या डायरेक्ट ओ से लेकर बी तक का भी मोशन ले सकता हूं। लेकिन बच्चों को ओ से लेकर बी तक का मोशन डायरेक्ट ले लिया जाता है तो उनको थोड़ा पल्ले कम पड़ता है। मैं इसलिए ओ से लेकर ए तक का मोशन ही लेकर आपको बता देता हूं, है ना। तो ओ से ए तक का मैं वर्टिकल मोशन लेता हूं, तो ओ से ए तक का जो वर्टिकल मोशन लिया जाएगा उसमें समय निकाल लूं, और फिर जब ओ से ए तक का समय आ गया, लेकिन मुझे तो पूरा समय चाहिए, तो उस समय का मैं क्या करा दूंगा, डबल करा दूंगा, आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो मैं वर्टिकल मोशन ओ से ए तक लेता हूं, ओ से ए तक वर्टिकल मोशन लेता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे प्रारंभिक वेलोसिटी पता होनी चाहिए वर्टिकल डायरेक्शन में, अंतिम वेलोसिटी पता होनी चाहिए वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन की प्रारंभिक वेलोसिटी यू साइन थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन की अंतिम वेलोसिटी ए तक के लिए 0। ठीक है, और जी हमेशा नीचे की ओर काम करेगा। तो चलो फिर मेरी जो अगली हेडिंग है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैंने बताया कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओ से ए तक का मोशन लेना पड़ेगा। वो भी कौन सा मोशन लेना पड़ेगा, वर्टिकल मोशन लेना पड़ेगा, वर्टिकल मोशन लेना पड़ेगा। अब मैं यहां लगाने के वाला क्या हूं, ओ से ए तक का वर्टिकल मोशन के लिए गति का पहला समीकरण लगाने वाला हूं, v बराबर u प्लस जी टी। तो याद करो, ए पर जो अंतिम वेलोसिटी थी वर्टिकल डायरेक्शन में सर वो 0 थी। u मतलब प्रारंभिक वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में u साइन थीटा थी, और u साइन थीटा का अपोजिट करेगा ओ से ए तक। ओ से ए तक याद करो वेलोसिटी घट रही थी, इसलिए जी टी जगह पर आ गया माइनस जी इंटू टाइम टी। तो यहां से देखिए जो टाइम टी का फॉर्मूला आ गया वो आ गया u साइन थीटा बटे जी। लेकिन दोस्त मेरे ये जो u साइन थीटा बटे जी आया है ना, ये केवल ओ से लेकर ए तक का समय आया, ओ से लेकर ए तक का आधा समय आया है। अगर आधा समय इतना है तो बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मेरे भाई टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होना चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जितनी देर पिंड हवा में रहा पूरा वो समय बता दो, पूरा वो समय कितना होना चाहिए। तो उस समय को मैं कैपिटल टी कह दूं, तो वो जो समय कैपिटल टी आएगा वो इस समय का डबल आएगा। इस समय का डबल आएगा, जिसकी वजह से बोला जा सकता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये वो समय होता है। ठीक है, तो यहां से मैंने पहला फॉर्मूला आपको प्रूफ करके दिखा दिया टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला आया वो याद करके रखना भाई, इसका यूज बहुत पड़ेगा। 2u साइन थीटा बटे जी, 2 बार बोलिए 2u साइन थीटा बटे जी। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट आने के बाद मुझे हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है तो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट का सहारा लेना पड़ेगा, बिना टाइम ऑफ फ्लाइट के सहारे से नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है। हॉरिजॉन्टल रेंज अगर याद हो तो मैंने आपको बताया पूरा ओ से लेकर बी तक की जो बीच की दूरी होगी, मतलब यहां से लेकर ये दूरी, यही दूरी मेरी हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो दूरी निकालनी है, तो दूरी निकालने के लिए मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और इनटू समय का सहारा ले लूं। अब एक बात बताओ, ओ से लेकर बी तक का समय चाहे यहां से चलो या यहां से चलो, बात तो बराबर है, दोनों वेलोसिटी के लिए समय बराबर है, चाहे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहे वर्टिकल वेलोसिटी हो। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैं हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए डायरेक्ट दूरी बराबर 4 गुणे समय लगा सकता हूं, है ना। तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए डायरेक्ट मैं दूरी बराबर 4 गुणे समय लगाया जा सकता है। ठीक, आगे बात सुनिए। बात यहां आपका दूरी की आती है, तो दूरी का मतलब वही रेंज। अब 4
मुझे तो हॉरिजॉन्टल दूरी चाहिए ना, तो चाल भी तो हॉरिजॉन्टल वाली होगी, यानी u cos थीटा इनटू समय। तो पूरा ओ से ले तक बी तक का समय चाहिए, तो वो तो टाइम ऑफ फ्लाइट ही हो जाएगा। अरे यार एक बात बताओ, एक लड़का जो है मुंबई से दिल्ली जाता है 2 घंटे में, दूसरा लड़का मुंबई से आगरा चला जाता है 2 घंटे में, तो दोनों के लिए समय तो बराबर होगा ना। ये भी बात वही है, एक लड़का ओ से बी तक जाता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलकर, और एक लड़का ओ से बी तक जाता है तो उड़कर, तो पहुंचे तो दोनों एक साथ बी पर ना, तो समय बराबर होगा। तो बताइए समय का फॉर्मूला वही आपका 2u sin थीटा बटे जी, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, ये आ गया। ये दोनों वैल्यू रख दी। अगर मैं इन दोनों वैल्यू को थोड़ा ढंग से देखूं, थोड़ा घूर के देखूं, तो मुझे सारी चीजें ऑटोमेटिक दिखाई देने लगेगी। रेंज का फॉर्मूला ऑटोमेटिक आ जाएगा, देखना बड़े ध्यान से। यू स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, इसका मतलब फॉर्मूला आ जाएगा यू स्क्वायर sin 2 थीटा बटे जी। ये मेरे रेंज का फॉर्मूला आ गया यू स्क्वायर sin 2 थीटा बटे जी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज की बात की जाए तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर sin 2 थीटा बटे जी। पहली कंफ्यूजन, यू स्क्वायर है, इस बात को ध्यान रखना, यहां 2g नहीं है, आर के फॉर्मूले में नीचे 2g नहीं है, यहां साइन स्क्वायर नहीं है, sin 2 थीटा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये मेरे रेंज का फॉर्मूला हो गया। लेकिन अभी रेंज के फॉर्मूले के बारे में कुछ और विशेष बात है, वो विशेष बात मैं आपको बता दूं क्या है। देखिए यहां पर जो अगली स्लाइड है वो मेरे पास, वो है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। मुझे बताना है कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है। तो बताइए, मैंने अभी अभी देखिए रेंज का फॉर्मूला बताया है कि रेंज बराबर आया है यू स्क्वायर sin 2 थीटा बटे जी। लेकिन मुझे चाहिए कि जो रेंज हो वो मैक्सिमम हो, जैसे कि जो भाला फेंक वाले होते हैं या फिर जो पत्थर फेंकते इधर उधर, वो चाहते हैं बहुत ज्यादा दूर चला जाए पत्थर। तो दूर फेंकने के लिए मुझे रेंज को मैक्सिमम बनाने के लिए ये जो sin 2 थीटा है ना, वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर सर मैक्सिमम रेंज चाहते हैं आप, मैक्सिमम रेंज चाहते हैं, तो मैक्सिमम रेंज के लिए जो sin 2 थीटा है ना सर, शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर sin 2 थीटा 1 है तो कंफर्म थीटा बराबर कितना होगा, 45 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 45 डिग्री पर ही रेंज आपकी अधिकतम मिलेगी, है ना। sin 2 थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर 45, अरे थीटा 45 तो sin 90 sin 90 1, तो थीटा बराबर 45 आ जाए। यानी आप यदि 45 डिग्री पर बॉडी को फेंटेंगे, पिंड को फेंटेंगे, तो रेंज सबसे ज्यादा होगी। अच्छा 45 अगर यहां रखे, यानी sin 2 थीटा 1 रखे, तो यहां से मुझे मैक्सिमम रेंज का मान भी पता चल जाएगा। तो बताइए मैक्सिमम रेंज का मान अगर पूछा जाए कि बताइए सर मैक्सिमम रेंज कितना होगा, तो कहोगे sin 2 थीटा 1 रख दो। तो मैक्सिमम रेंज का मान पूछा जाए तो कहोगे यू स्क्वायर बटे जी। तो दोनों वैल्यू आपको याद रखनी है, नहीं याद हो रहा तो फॉर्मूला याद रखो, हम 2 मिनट में निकाल लेंगे। कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए मैक्सिमम रेंज किस एंगल पर होती है, तो एंगल आपको बताना है कि सर वो एंगल होगा 45 डिग्री, और मैक्सिमम रेंज का मान कितना होता है, तो मान होता है यू स्क्वायर बटे जी। लेकिन इस बात को थोड़ा और अच्छे समझने के लिए मैंने एक ग्राफ बनाया है, और वो ग्राफ बनाना है मुझे। ग्राफ में क्या करता हूं कि वाई एक्सिस में मैंने ले लिया रेंज को, और एक्स एक्सिस में ले लिया मैंने थीटा को। वाई एक्सिस में मैंने रेंज इसलिए लिया क्योंकि भाई एक्स एक्सिस में पहले सुनिए थीटा को लिया, क्योंकि जैसे जैसे थीटा बदलेगा वैसे वैसे रेंज आर बदलेगी। तो जो पहले से हम लोग बदलते हैं वो एक्स एक्सिस में लेते हैं, और जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है सर वो वाई एक्सिस में लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं कुछ पॉइंट और रख दूं, कुछ पॉइंट और रख दूं, बहुत ध्यान से देखना। मान लीजिए यहां पर मैंने 0 डिग्री लिखा, यहां पर मैंने 45 डिग्री लिखा, 45 डिग्री थोड़ा और आगे लिख लेते ताकि अच्छे समझ में आए, 45 डिग्री, और फिर मैंने यहां पर 90 डिग्री लिखा। मैंने देखिए एंगल के 2-3 मान दिखा दिए आपको, 0 डिग्री दिखाया, 45 डिग्री दिखाया, 90 डिग्री दिखाया, ठीक है, बराबर है। तो थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं 90 डिग्री। अब बहुत ध्यान से देखिएगा। तो एक बात बताइए बड़ा, अगर मैं थीटा का मान 0 डिग्री यहां रखता हूं तो साइन 0 0, तो रेंज भी क्या आएगी 0। इसका मतलब यहां पर रेंज सर 0। अगर मैं थीटा का मान 90 रखता हूं तो 90 देखना, साइन 90 गुणे 2 साइन 180, और साइन 180 भी तो 0 होता है, साइन एन पाई सब 0 होते हैं, तो यहां पर भी रेंज 0। लेकिन जैसे ही 45 रखा जाएगा थीटा, तो साइन 45, 45 दूनी 90, साइन 2 थीटा है ना, तो रेंज कैसी आएगी मैक्सिमम। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 45 पर आने वाली जो रेंज है वो मैक्सिमम है। 45 पर रेंज कम होगी, 45 से ज्यादा पे कम होगी, लेकिन 45 पे मैक्सिमम होगी। अगर मैं इसके लिए ग्राफ खींचूं तो इसका जो ग्राफ आएगा वो सर कुछ ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने रेंज वर्सेस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बीच एक ग्राफ खींच दिया।
रेंज वर्सेस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बीच एक ग्राफ खींच दिया। ये ग्राफ पता क्या बताता है? ये ग्राफ ये बताता है कि 45 पर रेंज मैक्सिमम होगी, 45 से कम पे रहोगे रेंज कम हो जाएगी, 45 से ज्यादा पर रहोगे रेंज बदल जाएगी। तो यहां से एक बात आपको पता चलती है, वो बात क्या है मैं आपको बता दूं। वो बात ये पता चलती है कि सर अगर आप एक कांस्टेंट रेंज चाहते हो, मान लीजिए मैंने कांस्टेंट रेंज आर चाहता हूं, मैं मान लीजिए कांस्टेंट रेंज आर चाहता हूं, तो ये आर रेंज पाने के लिए मेरे पास जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बनेंगे वो दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बनेंगे, एक ये। मतलब एक रेंज दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से मिल सकती है। एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये होगा तो दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये जो दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मैंने बनाए ना, ये दोनों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो एक ही रेंज देंगे, ये एक्चुअली में ध्यान रखना ये दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारे कोटिपूरक एंगल होते हैं। मतलब अगर एक एंगल 30 डिग्री का है तो दूसरा मेरा 60 डिग्री का होगा। अगर यकीन ना है तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। बताइए अगर 30 रखोगे तो साइन 60, और साइन 60 का मान होता है √3/2, और जब 60 रखोगे यहां पर तो साइन 60 गुणे 2 साइन 120, और साइन 120 का मान भी मेरे दोस्त साइन 120 का मान भी √3/2 होता है। तो हमेशा ध्यान रखना दो कोटिपूरक एंगल हमेशा एक ही रेंज देते हैं, सेम रेंज देते हैं। कुछ और भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि सर ये रेंज R1 थी और एक दूसरी रेंज मान लीजिए R2 है, इसके लिए भी क्या दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आएंगे? बिल्कुल, देख लीजिए दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आएंगे, उसमें से एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये होगा तो दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये होगा। तो ये दोनों भी हमारे कोटिपूरक एंगल होंगे, ये दोनों भी कोटिपूरक एंगल ही होंगे। क्या क्या हो सकते हैं सर? तो अगर ये एंगल की बात की जाए तो ये 30 से कम होगा, मान लीजिए ये 20 है, ये 20 डिग्री है, तो अगर ये 20 डिग्री है तो इसको कोटिपूरक बना दो तो कंफर्म ये एंगल कितना डिग्री होगा? सर 70 डिग्री होगा। ये एंगल सर 70 डिग्री होगा, ठीक है, यहां 70 लिखा हुआ है, ठीक। तो हमेशा ध्यान रखना एक रेंज पाने के लिए मेरे पास दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होते हैं हर एंगल के लिए। यहां तक कि जीरो रेंज चाहिए तो उसके लिए भी दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, 0 है 90। लेकिन केवल और केवल एक ऐसा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जिस पर मैक्सिमम रेंज मिल रही थी। इस मैक्सिमम रेंज के लिए मेरे पास दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं, केवल एक ही एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पर ही रेंज सबसे ज्यादा होती है और ये एक ही एंगल। आगे बात सुनिए। अब सवाल कल को ये आता है कि सर ये बताइए अगर मैंने अपना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 रखा, 32 रखा, तो बताओ रेंज किस पर ज्यादा होगी? मैंने अपना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 44 रखा, 46 रखा, तो रेंज किस पर ज्यादा होगी? 46 रखा, 48 रखा, तो रेंज किस पर ज्यादा होगी? तो सीधी सी बात ये समझो कि जो एंगल 45 के जितना नजदीक आएगा, चाहे यहां से आओ चाहे यहां से आओ, रेंज उस पर ज्यादा होगी। जो एंगल 45 के जितना नजदीक होगा सर रेंज उस पर ज्यादा होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे पूछूं कि सर मैंने एक बार पिंड को 42 डिग्री पे फेंटा और एक बार मैंने पिंड को 44 डिग्री पे फेंटा, बताइए इन दोनों में से किस पर रेंज ज्यादा होगी? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एक बार मैंने पिंड को 42 पे फेंटा, एक बार मैंने पिंड को 44 पे फेंटा, बताओ रेंज किस पर ज्यादा होगी? कौन सा एंगल सर 45 के ज्यादा नजदीक है? तो 44 45 के ज्यादा नजदीक है। अगर 44 45 के ज्यादा नजदीक है तो सर 44 पर रेंज ज्यादा होगी, श्योर एकदम। इसी तरह से बताइए अगर मैं आपसे पूछता हूं कि रेंज बताइए 39 डिग्री और 50 डिग्री, इन दोनों में से किस पर ज्यादा होगी? 39 और 50 में पूछा तो तुम्हारा फिर से फोकस इस बात पर रहना चाहिए कि कौन सा एंगल 45 के ज्यादा नजदीक है। तो 45 से 39 6 दूर है और 45 से 50 5 दूर है। तो 45 के नजदीक कौन है? 50 है ना। थोड़ा अपने माइंड में सोचो यार, 45 के नजदीक कौन है? 39 है कि 50 है? तो 50 है ना नजदीक, तो इसका मतलब 50 पर जो रेंज होगी सर वो ज्यादा होगी, श्योर एकदम। उसी तरह से मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि एक बार आपने किसी पिंड को 48 पे फेंटा और एक बार उसी पिंड को तुमने 50 पे फेंटा, अब बताइए रेंज किस पर ज्यादा होगी? तो 48 और 50 में से ये सोचिए कि कौन सा एंगल 45 के ज्यादा नजदीक है? कौन सा एंगल 45 के ज्यादा नजदीक है बताओ? 48 है कि 50 है? कौन है 48 45 के ज्यादा नजदीक है? अगर 48 ज्यादा नजदीक है तो सर 48 पर रेंज ज्यादा होगी। तो ये सारी चीजें बताने के पीछे केवल एक ही पर्पस था। एक और ले लेते। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि बताओ सर रेंज 43 पर ज्यादा होगी कि रेंज 47 पर ज्यादा होगी?
माने ये मान लीजिए क्वेश्चन पूछा कि रेंज 43 पर ज्यादा हो रही थी, रेंज 47 पर ज्यादा हो रही, तो आपका सवाल उठेगा कि 43 और 47 बताओ कौन ज्यादा नजदीक है, 45 थे। तो कहोगे 43 और 47 में से 45 जो नजदीक है सर दोनों है। आप थोड़ा गौर से देखिए, 43 45 से 2 कम है और 47 45 से 2 ज्यादा है, तो सर दोनों बराबर ही दूरी पर है, इसका मतलब इन दोनों पर रेंज बराबर होगी। और आप थोड़ा गौर नहीं किए, 43 और 47 का योगफल 90 है। और जब योगफल 90 है तो बन गया टोटी पूरक एंगल, और जब टोटी पूरक एंगल बन गया तो इसका मतलब ही है कि सर इन दोनों पर रेंज बराबर होगी। ठीक है, तो ये जो मैंने एनालिसिस आपको दी ना, ये हॉरिजॉन्टल रेंज की है, टाइम ऑफ फ्लाइट की है। ठीक है, अगली हेडिंग, अगली हेडिंग में मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी। मैक्सिमम हाइट समझते ना, कितना दूर जाएगा। तो अगर आपको डायग्राम याद हो तो डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि अगर मेरा मान लीजिए कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है, मैं दोबारा से डायग्राम बना देता हूं, ये था कुछ डायग्राम, ये मेरा मान लीजिए कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में याद करो, ये जो इनिशियल पॉइंट था, इस इनिशियल पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी थी u sin थीटा, u sin थीटा। और अगर येलो पॉइंट पे याद करो तो येलो पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी थी 0, और मुझे यहां से लेकर ये यहां से लेकर ये, सर यही मुझे मैक्सिमम हाइट h निकालनी है, श्योर एकदम। तो यही मुझे मैक्सिमम हाइट h निकालनी है, ये O था, येलो पॉइंट A था। तो मैं O से A तक का वर्टिकल मोशन ले लूं। अगर मुझे O से A तक का वर्टिकल मोशन लेना है तो बड़े आराम से मैं वर्टिकल हाइट निकाल सकता हूं। तो वर्टिकल मोशन O से A तक लेने पर, O से A तक का, तो बताइए अगर मैं O से A तक का वर्टिकल मोशन ले लूं और समीकरण लगाऊंगा तीसरा वाला, क्योंकि मुझे प्रारंभिक वेलोसिटी भी पता है और A पर वर्टिकल वेलोसिटी मतलब अंतिम वेलोसिटी पता है। ठीक है, तो तीसरा वाला समीकरण बताइए क्या होता है। तो तीसरा वाला समीकरण होता है v² बराबर u² प्लस 2gh, होता है ना। तो बताइए जरा अंतिम वेलोसिटी कितनी है। तो अंतिम वेलोसिटी सर 0, प्रारंभिक वेलोसिटी u sin थीटा स्क्वायर करोगे तो u² sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और रही बात g की, तो एक बात बताओ, O से A तक का वेलोसिटी लगातार घट रही है ना, इसलिए g प्लस में नहीं माइनस में 2g, और यहां पर h हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए जरा अगर मैं पूछूं कि h बराबर कितना होगा, तो कहोगे h बराबर हो जाएगा u² sin स्क्वायर थीटा बटे 2g। h बराबर हो जाएगा u² sin स्क्वायर थीटा बटे 2g। तो यहां पर मैंने देखो 3 फॉर्मूले आपको प्रूफ किए, यही 3 फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 3 फॉर्मूले क्या है, सबसे पहले मैंने कुछ चीजें मैं आपको रिवाइज करा दूं ताकि ये सब चीजें आपको याद बनी रहे। 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए। सबसे पहले मैंने आपको टाइम ऑफ फ्लाइट बताया, जिसका फॉर्मूला आया 2u sin थीटा बटे g, याद कर लो जल्दी से फटाक से। फिर मैंने आपको रेंज बताया, रेंज का फॉर्मूला बताया u² sin 2 थीटा बटे g, और ये भी बताया कि जो मैक्सिमम रेंज होती है वो थीटा बराबर 45 पे मिलती है, और थीटा बराबर 45 पे जो रेंज मिलेगी वो मैक्सिमम होगी, और कितनी होगी, तो वो आया u² बटे g। और तीसरा मैंने आपको बताया मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट बताया है u² sin स्क्वायर थीटा बटे 2g। यहां पर ध्यान रखना बटे में 2g है। ठीक है, तो पहले आप ये समझ लो कि ये 3 फॉर्मूले आपको याद करने भैया, यही 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है मेरे पास, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन बाद में पढ़ेंगे, पहले ये कॉन्सेप्ट जानेंगे। ये कॉन्सेप्ट बड़ा तगड़ा है, बहुत ज्यादा तगड़ा। इस वाले कॉन्सेप्ट पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि सवाल बने नहीं, है ना। और इस वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी मेरे पास एक और बात है, वो भी बात पहले समझेंगे। ठीक है, अब सुनो बड़े ध्यान से, है क्या। देखिए वो जमाना दिया जब आपको वेलोसिटी u दे दिया जाता था और थीटा दे दिया जाता था, और कहता था निकालो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, h निकालो और r निकालो। आप लोग तीनों फॉर्मूले इस्तेमाल करके, जो मैंने अभी अभी तीनों फॉर्मूले बताए ना, ये तीनों फॉर्मूले, मतलब u दे दिया जा रहा है, थीटा दे दिया जा रहा है, दे दिया जा रहा है, TRH निकालो, तो तुम बड़े आराम से निकाल लो। ये जमाना दिया। अब एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिससे आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है, 101% क्वेश्चन आता है, 101%। क्या है वो कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट को मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, उसने अपने हाथ में पत्थर लिया और पत्थर को ऐसे फेंक दिया। एक छोटा बच्चा है जिसने अपने हाथ में पत्थर लिया, पत्थर को ऐसे फेंक दिया, तो उसके पास कुछ ना कुछ रेंज भी होगी और कुछ ना कुछ हाइट भी होगी, मैक्सिमम हाइट। तो मैंने ऐसा मान के चलना हो कि मान लीजिए सर उस बच्चे ने जब फेंका पत्थर को तो उसकी जो रेंज आई वो मैक्सिमम हाइट की n गुनी आई है, मैक्सिमम हाइट की n गुनी रेंज है। ऐसा मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि आप भी बताइए, मान लीजिए आप भी बच्चे छोटे में बड़ा पत्थर फेंका होगा, तो जब किसी पत्थर को आप फेंकते हैं
तो आप अपनी ताकत के अनुसार बताइए कि आप पत्थर को बहुत ज्यादा दूर तक फेंक सकते हैं कि बहुत ज्यादा ऊंचाई तक फेंक सकते हैं। तो आपका आंसर आएगा सर मैं पत्थर को बहुत ज्यादा दूर तक फेंक सकता हूं, है ना। इसलिए मैंने रेंज को हाइट का, मैक्सिमम हाइट का n गुना मान सकता हूं। मान लीजिए रेंज 100 है, मैक्सिमम हाइट 50 है, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 50 दूनी 100, है ना। तो ऐसे हमें n पहले डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि सपोज दैट रेंज r बराबर nh है, तो मैं रेंज और h का फॉर्मूला खोल दूं। तो रेंज का फॉर्मूला बताइए क्या बताया गया है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे g, और h का फॉर्मूला क्या बताया गया है, तो h का बताया गया है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, ये बताया गया। ठीक है, बताइए जरा। इसके बाद ये कैंसिल, अच्छा साइन 2 थीटा की जगह पे बताइए क्या हो जाएगा, तो साइन 2 थीटा की जगह पे हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे अपॉन में जी, और यहां पर देखिए n उसी तरीके से, और यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। अब मैं बहुत सारे टर्म और भी कैंसिल कर दूं ताकि एक फॉर्मूला बन सके, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये कॉस थीटा ऐसे नीचे आएगा, ये 4 उधर जाएगा, n नीचे आएगा, तो 4 बराबर हो जाएगा n, और यहां पर हो जाएगा tan थीटा, क्योंकि cos थीटा ऐसे नीचे जाएगा। तो बताइए यहां से tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, तो ध्यान रखना tan थीटा बराबर आ जाएगा 4/n, tan थीटा बराबर 4/n। हो सके तो आप इस बात को याद कर लो, पहले तो याद कर लो। मैं आपको बता दूं ये याद कैसे करना है, बहुत ध्यान से सुनना। तो यहां पर एक फॉर्मूला ये बना कि सर यदि रेंज की वैल्यू मैक्सिमम हाइट की n गुनी है, मैक्सिमम हाइट की कितनी गुनी है, n गुनी, उस समय tan थीटा बराबर ध्यान रखना होता है 4/n, उस समय tan थीटा बराबर होता है 4/n। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे भी हो सकते हैं, मतलब tan थीटा बराबर 4/n दिया गया है तो रेंज भी निकाली जा सकती है, मतलब ये संबंध निकाला जा सकता है। यहां पर n का खेल है, n आपको पता चल गया तो सवाल खटाक से सॉल्व। लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट केस है उसको जरूर लूंगा, ये टोटी यही वाला केस ज्यादातर पूछा जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है। केस ये है कि सर सपोज दैट थीटा बराबर 45 डिग्री है, थीटा बराबर कितना 45 डिग्री, बहुत पूछा जाता है केस। तो अगर थीटा बराबर 45 डिग्री है मेरे दोस्त, तो बताओ यहां पर tan 45, और tan 45 रखोगे तो tan 45 होता है 1, और जैसे ही tan 45 1 करोगे यहां पर, तो n बराबर जो निकल के आएगा वो 4 निकल के आएगा, और n बराबर यदि 4 आ गया, अरे ऐसे ही सोचो ना, जब n बराबर 4 होगा तो 4/4, तभी तो tan थीटा 1 थीटा 45, और n बराबर 4 आ गया, तो बताओ यहां से जो रेंज की वैल्यू आ गई वो मैक्सिमम हाइट की कितनी गुनी आ रही, 4 गुनी आ रही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संबंध है याला, रेंज की वैल्यू मैक्सिमम हाइट की कितनी गुनी आ रही, 4 गुनी आ रही। कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, कई बार क्वेश्चन ये डायरेक्ट आता है, मतलब ये है सीधा सीधा कि सर अगर आप 45 डिग्री के एंगल पे फेंकोगे तो जो रेंज होगी, रेंज वो मैक्सिमम हाइट की 4 गुनी होगी, रेंज ज्यादा होगी, और कितनी गुनी ज्यादा होगी, 4 गुनी ज्यादा होगी। मतलब ये है कि अगर आप इतने ही एंगल पे फेंकोगे तो रेंज यदि 100 मीटर आ गई तो मैक्सिमम हाइट जो आएगी सर वो 25 मीटर आएगी। रेंज 4 गुनी होनी चाहिए ना, रेंज 4 गुनी होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम हाइट 100 मीटर आ गई तो रेंज 400 मीटर होनी चाहिए। मेरे ये दोनों लाइनें लिखने का मतलब बस इतना सा है कि रेंज को 4 गुना करना है, रेंज ज्यादा होगी, r बराबर 4h आएगा, ठीक है ना। लेकिन केवल ये चीज इसमें ही वैलिड नहीं होती। अभी देखिएगा बहुत सारे सवालों को, जो सवाल आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं बड़ा ही टिपिकल होते हैं, वो चुटकी बजाते हो जाएंगे, देखिएगा बड़े ध्यान से कैसे, ठीक है। चलिए फिर अगली स्लाइड देखिए, नेक्स्ट स्लाइड मेरी क्या कहती है। अगली स्लाइड में मैंने देखिए आपके सामने ये कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए। क्या एग्जाम्पल है मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, 4, ठीक। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है कि सर रेंज r बराबर 200 मीटर है, ये वाला एग्जाम्पल, और h बराबर हमारा कितना है 100 मीटर है, तो बताओ थीटा कितना होगा। ऐसे सवाल आएंगे। अगला सवाल ये है कि रेंज दिया गया है, थीटा दिया गया है, h पूछा जा रहा है। अगला सवाल है h दिया गया है, थीटा दिया गया है, r पूछा जा रहा है। अगला सवाल है h दिया गया है, थीटा पूछा जा रहा है, रेंज पूछी जा रही है। ये सारे सवाल देखिए कैसे सॉल्व हो रहे हैं, ऐसे ही सवाल। पहले बताइए मैंने अभी संबंध क्या बताया, r बराबर nh, तो ये बताओ r बराबर होता है nh, मैं ऊपर बड़ा बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि r बराबर क्या होता है nh, ठीक है। तो हमेशा अगर आपका n डिसाइड हो जाए तो सवाल हमारा फटाक से सॉल्व हो जाएगा। तो बताओ r 200 है, h तुम्हारा 100 है,
और r बराबर NH को थोड़ा गौर से देखो तो यहां से आपको n तुरंत दिखने लगेगा, n तुरंत दिखने लगेगा। तो भैया ये जो 200 है ये h का डबल है ना, इसका मतलब n बराबर 2 होगा इस सवाल के लिए, और n बराबर 2 तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो कहोगे थीटा बराबर हो जाएगा सर इस सवाल का उत्तर tan इनवर्स, भाई tan थीटा बराबर 4/n आया था ना, तो tan इनवर्स 4/n और n की वैल्यू 2 है, इसका मतलब इस सवाल के लिए जो उत्तर हो जाएगा थीटा बराबर वो tan इनवर्स 2 हो जाएगा। सॉल्व हो गया सवाल। इसके बाद अगला देखिए, अगले एग्जांपल में देखिए थीटा बराबर 45, अरे सवाल ये तो सवाल बड़ा आसान है, थीटा बराबर 45, एकदम खुश हो जाइए, थीटा बराबर 45 पे रेंज 4 गुनी होती है, इसका मतलब रेंज 4 गुनी है, तो इस सवाल के लिए जो मैक्सिमम हाइट आएगी सर वो 25 मीटर आएगी इस सवाल के लिए, भाई तभी तो इसका 4 गुना 100 होगा। तो ये वाला सवाल भी देखिए सॉल्व हो गया ना, थोड़ा वो करते जाइए, गैप दीजिएगा, बाउंड्री खींच लीजिए, ये इसकी बाउंड्री है, ये इसकी बाउंड्री है। अब इसकी बाउंड्री में आइए, यहां पर पहले से थीटा दे दिया गया, एच दिया है, रेंज पूछी जा रही है, लग जाए ना, कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ जरा tan थीटा बराबर क्या होता है, तो कहोगे tan थीटा बराबर होता है 4/n, तो tan थीटा 30 है, यानी tan 30 बराबर हो जाएगा 4/n, बोलो भाई हो जाएगा ना। अच्छा बताओ पहले tan 30, तो tan 30 का मान कितना होता है, तो आपका आंसर आएगा कि सर tan 30 का मान होता है 8/√3 होता है, 1/√3। अगर 1/√3 होता है तो यहां से n बराबर आ जाएगा 4√3 आ गया। अच्छा n तुम्हारा 4√3 आ गया, और r बराबर क्या होता है, तो r बराबर होता है NH, r बराबर NH, तो h 200 है, तो इसका मतलब r का मान आ जाएगा 200 गुणे 4 या 4√3 इंटू 200, और 4√3 इंटू 200 को अगर गलत नहीं होगा तो 800√3 भी लिखा जा सकता है, कितना लिखा जा सकता है 800√3, यानी रेंज का आंसर आ गया 800√3। देखिए कई सारे सवाल इससे रिलेटेड फटाक से सॉल्व हो जाएंगे, है ना, कैसा भी सवाल हो, मतलब ज्यादातर इस समय जो क्वेश्चन आ रहा है वो इसी कॉन्सेप्ट पे आ रहा है, इसलिए मैंने इसको ऐसे डील किया है। आगे देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है, सर h बराबर 100 मीटर है और थीटा बराबर 60 डिग्री, रेंज बता दो। इस बार थीटा 60 डिग्री दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, तो tan थीटा बराबर फिर से निकालना पड़ेगा, भाई tan थीटा बराबर कितना होता है 4/n होता है, तो tan थीटा यानी tan 60 बराबर 4/n, 4/n। tan 60 कितना होता है, सर tan 60 होता है √3, तो √3 ऐसे नीचे आएगा तो n बराबर आ जाएगा 4/√3, n बराबर 4/√3। लेकिन मुझे तो रेंज चाहिए, तो रेंज बराबर होता है n इंटू h, तो n है 4/√3 और h कितना है, तो h आपको दिया गया है 100, तो r का मान, रेंज का मान 400/√3 आ गया। 400/√3 देख लीजिए, हमारे किसका मान आ गया सर, आपका रेंज का मान आ गया। ये चारों क्वेश्चन देखिए मैंने कैसे सोल्व किया, और भाई साहब ऐसे ही आपको भी सॉल्व करना, अगर आप ऐसे ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सच में ये सारे क्वेश्चन बड़े ही दमदार क्वेश्चन हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए अब इससे आगे की कहानी देखिए क्या है, आगे की कहानी क्या है, इसके बाद अगली स्लाइड देखते हैं, अगली स्लाइड क्या है पढ़ाने लायक, ये हो गया। हाँ अब मैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन आपको पढ़ाता हूं, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ध्यान से देखिएगा इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे समझना है आपको, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या मतलब है मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए आपने कहा कि प्रोजेक्टाइल करते समय उसका जो पथ आया वो ऐसा आया, तो ये पथ है क्या, मतलब ये पैराबोला है कि इलिप्स है कि सर्कल है, कौन सा पथ है, ट्रेजेक्टरी क्या है इसकी, ये मुझे बताना है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए मुझे y और x कोऑर्डिनेट जरूर मानने पड़ेंगे, बिना इसके सवाल नहीं सॉल्व होगा। तो मैंने क्या किया, एक अपनी तरफ से y और x डायरेक्शन मान ली, और ये जो रहा ये मेरा क्या रहा, ऑरिजिन रहा, है ना। कुछ चीजें इतनी ज्यादा अंडरस्टूड है कि मुझे बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी से मैं कह देता हूं कि सर ये मान लीजिए रहा प्रोजेक्टाइल मोशन का पथ, है ना, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन रहा, तो बताइए अगर मैं इससे पूछूं कि सर यहां पर ये वेलोसिटी, शुरुआती वेलोसिटी u, लेकिन अगर मैं u का ये कंपोनेंट पूछूं, भाई एंगल तो थीटा होगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछूं तो कहोगे u cos थीटा, अगर इस u का वर्टिकल कंपोनेंट पूछूं, ये वर्टिकल कंपोनेंट, तो कहा जाएगा कि वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा सर u sin थीटा। तो मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट निकाल दिए, है ना। लेकिन ये जो आपका पॉइंट O पर था, तो पॉइंट O पर मैं समय t को 0 मान के चलूंगा, यानी समय t बराबर 0 पर पार्टिकल पॉइंट O पर था,
अब इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इन जनरल समय टी पर, मतलब कोई भी जनरल, जैसे मान लो समय टी बराबर 0 यहां पर था, तो 2 सेकेंड बाद कहां पर था, 3 सेकेंड बाद कहां पर था, यानी इन जनरल मान लीजिए जब टी सेकेंड बीतता है, तो टी सेकेंड बाद पार्टिकल यहां पहुंच जाता है। समय टी बराबर टी सेकेंड पर पार्टिकल यहां पहुंच जाता है, यहां पर, और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने अपनी तरफ से कह दिया कि सर ये पॉइंट मेरा, मान लीजिए ये पॉइंट मेरा पी है। कौन सा पॉइंट है? पी। इसके कोऑर्डिनेट भी मैंने मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए मैंने मान लिया x, y। अगर इसके कोऑर्डिनेट x, y है तो इसका सीधा सा सिद्धांत यह है कि आपकी जो x डायरेक्शन में चली गई दूरी होगी वो x होगी, यानी यहां से लेकर यहां तक चली गई दूरी x होगी, और y डायरेक्शन में ये जो चली गई दूरी होगी सर ये y होगी। तो मुझे एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जो x और y में मिले, और x और y में जो इक्वेशन मिलेगी सर वही इक्वेशन ही मेरी इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन होगी, सीधी सी बात है। तो मुझे x और y में एक इक्वेशन चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा, है ना। मैं फिर से बता दूं सारे टर्म क्या है, u cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी, u sin थीटा वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी, टाइम t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल पॉइंट O पर था, जैसे टाइम t बीता तो टाइम t बीतने पर पार्टिकल हमारा पॉइंट P पर पहुंच गया। इस दौरान उसने x हॉरिजॉन्टल दूरी तय की, y वर्टिकल दूरी तय की, ठीक है। तो चलो फिर मैं पहले x के बारे में समझता हूं कि सर ये x को क्या लिख सकते हो आप। तो एक बात बताइए, x तो हॉरिजॉन्टल दूरी है ना, हॉरिजॉन्टल दूरी है, तो हॉरिजॉन्टल दूरी तो वैसे निकाला जाएगा ना, दूरी बराबर चाल जुड़े समय, तो दूरी बराबर चाल जुड़े समय से निकाला जाएगा। तो मैं आपसे पूछूं कि दूरी x बराबर क्या होगा, तो कहोगे हॉरिजॉन्टल चाल u cos थीटा, और समय कितना लगा, समय लगा t, तो x बराबर u cos थीटा इंटू t, ये तुम्हारा समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। लेकिन मेरी जो इक्वेशन बनानी चाहिए, मुझे x और y में इक्वेशन बनानी है, लेकिन ये इक्वेशन किसमें बनी है सर, ये इक्वेशन बनी है x और t में, कोई दिक्कत नहीं, अभी कन्वर्ट कर लेंगे, पहले ये समझो। x बराबर u cos थीटा इंटू कितना आया है भाई साहब, t आया है, ठीक है। आगे बात सुनिए, ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ध्यान रखना। कई बार पता है, कई बार आपको ये इक्वेशन डायरेक्ट दे देता है सवालों में, ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, x बराबर u cos थीटा डायरेक्ट याद होनी चाहिए आपको। इसके साथ साथ मैं वर्टिकल वाली इक्वेशन भी बना दूं, तो वर्टिकल वाली इक्वेशन जो y दूरी तय की है ना वर्टिकल डायरेक्शन में, y, तो y डायरेक्शन, y जो डिस्टेंस वर्टिकल डायरेक्शन में तय की गई है, y के पदों में अगर इक्वेशन चाहिए तो दूरी या तो दूसरे समीकरण में आता है या तो तीसरे में आता है, पहले में नहीं आता। लेकिन मैं तीसरा नहीं लगा सकता, क्यों, क्योंकि मुझे अंतिम वेलोसिटी नहीं पता ना यहां पर कितनी है, तो मैं दूसरा वाला लगा दूं। तो दूसरा वाला इक्वेशन क्या होती है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन s थोड़ी ना है, वर्टिकल डायरेक्शन में चली गई दूरी कितनी है, y है, तो y बराबर ut, तो अब बात वर्टिकल मोशन की है, तो वर्टिकल वेलोसिटी लो ना, तो वर्टिकल वेलोसिटी प्रारंभ में कितनी थी, तो वर्टिकल वेलोसिटी थी प्रारंभ में आपका u sin थीटा, तो y बराबर ut मतलब u sin थीटा इंटू t, और प्लस हाफ gt स्क्वायर। लेकिन मेरे दोस्त ये बताओ gt डायरेक्शन कहां की ओर होती है, तो gt डायरेक्शन तो हमेशा नीचे की ओर होती है। देखो u sin थीटा ऊपर था इसलिए मैंने प्लस लिया है, लेकिन gt डायरेक्शन नीचे की ओर होती है तो माइनस, या फिर ऐसा सोचो पॉइंट O से लेकर पॉइंट P तक वेलोसिटी घटाएगा, और जब वेलोसिटी घटाएगा तो gt डायरेक्शन माइनस में, तो माइनस हाफ gt स्क्वायर, चेक कीजिए। तो y बराबर हो जाएगा u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये कह सकते हो y के लिए इक्वेशन आ गई मेरे पास, ये इक्वेशन y के लिए आ रही। हो सके तो ये दोनों इक्वेशन भी आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। अभी मैंने प्रोजेक्टाइल के लिए इक्वेशन नहीं बनाई है, मैंने केवल x और y बनाई है। x की इक्वेशन आई है u cos थीटा इंटू t, और y की इक्वेशन आई है u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर। सर अगर प्रोजेक्टाइल इक्वेशन बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, यहां से जो t का मान है ना वो x के पदों में निकालो, दूसरे में रख दो। जैसे t का मान x के पदों में निकालोगे, दूसरे में रखोगे, फटाक से देखिएगा आपको y के पदों में इक्वेशन बन जाएगी, y के पदों में इक्वेशन बन जाएगी, y और x के पदों में बन जाएगी। तो x का मान ऊपर से t का मान निकालो, है ये सब चीजें पता मैं डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका भी माइंड एकदम शार्प हो जाना चाहिए। ये सब चीजें अगर भूल जाए तो तुरंत आप निकाल भी लो। अगर ये सब चीजें बहुत ज्यादा आप लिखोगे, माना ये हुआ, माना ये हुआ, तो भाई साहब याद नहीं कर पाओगे, आपका माइंड ही डेवलप नहीं हो पाएगा उतना। तो यहां से बताइए, तो मैं टी पूछूं, टी कितना हो रहा है, बहुत ध्यान सुनना, टी पूछूं तो कहोगे x बटे u cos थीटा,
तो थीटा मान जैसे x बटे यू क्रॉस थीटा रखा जाएगा तो देखना बड़े ध्यान से y कितना आएगा। तो t की जगह मुझे x बटे यू क्रॉस थीटा रखना है, तो u साइन थीटा तो चलो ठीक है, ठीक है, और x बटे यू क्रॉस थीटा रखना है तो यहां पर हो जाएगा x बटे यू क्रॉस थीटा। तो आप थोड़ा गौर से देखिए, u से u कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा tan थीटा साइन थीटा बटे क्रॉस थीटा, और x तो रहेगा ही ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जैसे ही ये वैल्यू उठा के रखी जाएगी तो x रहेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा सर टेन थीटा बन जाएगा, माइनस हाफ g तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन थीटा मान रखना है तो थीटा मान है x बटे यू कॉस थीटा, लेकिन स्क्वायर भी तो है, स्क्वायर भी तो है, तो स्क्वायर भी है तो इसका मतलब हो जाएगा g, और थीटा मान जैसे ही रखा जाएगा स्क्वायर भी है तो x स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा दो तो था यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा अलग कर लीजिएगा, मिक्स मत कीजिएगा ना। तो ये जो मेरी इक्वेशन बनी ना, ये इक्वेशन मेरी बनी है प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन, ठीक है। ये तीनों बातें आपको एकदम रटी हुई होनी चाहिए, ये तीनों बातें एकदम रटी हुई होनी चाहिए। कई बार मेरा सवाल पहली और दूसरी से सॉल्व होगा, और कई बार मेरा सवाल ये अकेले से सॉल्व होगा, ये अकेले दोनों को सॉल्व कर सकता है, लेकिन अगर बाकी और सवाल सॉल्व करना है तो इन दोनों की मुझे मदद करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। क्लियर है ना। तो मैं एक बार बता दूं फिर से क्या क्या हुआ। x बराबर मुझे निकाला दिया तो हॉरिजॉन्टल दूरी यानी x बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी, y बराबर वर्टिकल दूरी तो y बराबर यू साइन थीटा इंटू टी, टू दी प्रारंभिक वेलोसिटी यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और जब मैंने प्रोजेक्टाइल का पथ देखा तो प्रोजेक्टाइल के पथ की इक्वेशन आई है y बराबर x टेन थीटा, समझिए बात को, y बराबर x टेन थीटा माइनस हाफ जी तो लगाना एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा गौर से देखिएगा, किसी भी इक्वेशन को बताना है कि इक्वेशन कौन सी है तो आपको पहले तो कॉनिक सेक्शन आना चाहिए, जो मैथ में पढ़ाया जाता है कॉनिक सेक्शन वो आना चाहिए, लेकिन मुझे आता है इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बता दूं। यहां पर देखिए y में सिंगल पावर है और x में डबल पावर है। जब भी कभी कोई भी इक्वेशन में y में सिंगल में हो और x डबल में हो, हमेशा ध्यान रखना वो पैराबोला होता है, लेकिन एक्स स्क्वायर देखो माइनस में आया है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस में आया है तो वो पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। यदि कोई पूछे कि बताइए प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पथ होता है ये ट्रेजेक्ट्री होती है, ये कैसी ट्रेजेक्ट्री होती है, तो ध्यान रखना सर ये होती है डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, नीचे की ओर खुला हुआ पैराबोला, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होता है। क्यों डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बोला, इसलिए बोला क्योंकि सर एक्स स्क्वायर यहां माइनस में आया है और एक्स स्क्वायर माइनस में आया तो इसका मतलब डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन भाई याद करके रखना, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बनेंगे इस पर।